तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हरियाणा से जो स्टूडेंट है उनको पता होगा। तो हमारी बोल रहा हूँ यार, हमारा भारत एक, तो ये किताब का नाम है। तो ये हमारा पाठ नंबर 7 है। इस वीडियो में हम पूरे पाठ को बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। लेकिन साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दूं, ये चैप्टर आसान नहीं होने वाला है। इस बुक का सबसे टफ चैप्टर है ये हमारे लिए, और थोड़ा सा बोरियत भरा भी है। ऐसे मजा नहीं आएगा कहानी सुनना। कहानी तो है, ऐसा नहीं कहता मैं कि कहानी नहीं है भाई, इतिहास की कहानी है और बहुत खूबसूरत कहानी है। लेकिन उसको समझने के लिए जो लोगों के नाम थे वो बड़े अजीब थे, और इसी वजह से हमें मजा नहीं आने वाला इस चैप्टर में। देखो, शुरुआत में बता रहा हूँ भाई कि कैसा चैप्टर रहने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग चैप्टर भी आते हैं, मजेदार चैप्टर्स भी आते हैं बुक के अंदर। तो देखो, पाठ का नाम है विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। देखो, शुरुआती दौर की बात है। अभी तक हम बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, कि मतलब बहुत सारे काल के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे राजवंशों के बारे में भी पढ़ चुके हैं बकायदा। और हमें पता चला बहुत सारे शासकों ने अपने भारत की जो रियासत थी, भारतीय राजाओं ने अपनी सल्तनतें बाहर तक लेके चले गए। अब बाहर जाके उनको ज्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन भारत पे तो पूरे पे कब्जा कर दिया था मौर्य साम्राज्य ने। तो ऐसे से बहुत सारे योद्धा राजा हुए हैं, लेकिन एक दौर आ चुका था जब इन राजाओं के बस की कुछ रही नहीं, और बाहरी आक्रमणकारी जिनको ये पता लग चुका था कि भारत के पास क्या है और क्या नहीं है, तो उनका मन ललचने लगा कि भाई अब तो जाके भारत से लूट के लाएंगे। बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आते गए, भारत पे हमला करते, लूटते, भाग जाते, ऐसे ही चलता रहा। और कुछ समय के बाद एक दौर आया जब बाहरी आक्रमणकारी बहुत ज्यादा हो गए, और उन्होंने भारत में आके भारत की सल्तनत, भारत की रियासत, जमीन को हथियाना शुरू कर दिया, और यहीं आकर बस गए। वो वापिस गए ही नहीं कभी। और इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण हमें देखने को मिला वो ये था कि भारत की जमीन, रहने का इलाका, वो बाकी जहां पे वो रह रहे थे पहले से, उससे बढ़िया था। तो उसी के चलते क्या हुआ, भारतीय संस्कृति में उनका समावेश हो गया, यानी कि शामिल हो गए। और समय के साथ जो हिंदू धर्म भारत में चल रहा था, कुछ ने हिंदू धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म चल रहा, बौद्ध धर्म अपना लिया, कुछ ने जैन धर्म अपना लिया। ऐसे ही चलता गया। बहुत सारे धर्मों का जो है भंडार यहाँ पे लग चुका था। इस तरीके से बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़ चुके थे, और कहीं ना कहीं इन लोगों को बस यही था। एक तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पहले के टाइम की। आज के टाइम में तो ठीक है भाई, हम पैसा है कहीं से भी कमा लेंगे बैठ के। पहले के टाइम ऐसा नहीं था। पहले के टाइम सबसे पहली प्रायोरिटी रहती थी खाने की। अगर खाना नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे तुम? तो वहां पे खाने की किल्लत थी विदेशी, क्योंकि देखो भारत का जो नक्शा अगर मैं बनाता हूँ कुछ ऐसा सा है, और इधर का जो हिस्सा है ना, इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इधर से आते थे सारे आक्रमणकारी, और ये वाला हिस्सा रेत से भरा हुआ था। अब रेतीले इलाके में आप क्या ही उम्मीद करोगे कितना अच्छी पैदावार होती होगी वहां पे। तो इसी के चलते यहाँ पे बहुत सारी नदियां थी, यहाँ पे नदियों के भंडार थे यहाँ। तो उसकी वजह से बढ़िया मिट्टी थी, खेती बढ़िया होती थी। तो खेती से ही ज्यादातर आपने देखा होगा, पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत सारे राजवंशों के बारे में पढ़ा है। तो हमें पता चला था कि जो बहुत सारे राजवंश है ना, वो सारों का मामला क्या था, सब लोगों की जो ज्यादातर कमाई होती थी वो कर से होती थी। और वो कर भी किसका? कर मतलब टैक्स। तो कर से कमाई होती थी, और वो कर मिलता था खेती से, कृषि से। तो इसी के चक्कर में ये लोग यहाँ पे आए थे, और इस चैप्टर में हमें इन सारों का जिक्र मिलेगा। अब आप बोलो भाई, आप चैप्टर तो शुरू नहीं कर रहे, यहाँ पे बस बके जा रहे हो। देखो, कहानी आपको थोड़ा आइडिया लगना चाहिए, कहानी ये सीधी घुसा देंगे। ये वाला चैप्टर मैंने नोट्स वोट्स बनाए तो मेरे को आइडिया लगा भाई ये कहानी नहीं बिल्ड नहीं कर रहे, कहानी को सीधी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, और जिससे आपको कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है चैप्टर में। तो इस तरीके से जो है आक्रमण शुरू हुए थे। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। चलो, अब हाँ, एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो है ना, ये कंप्लीट बुक, वैसे तो आपको जो है कंप्लीट बुक लिखी हुई भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है, लिखा हुआ भी है, वीडियोस भी है। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में चेकआउट कर लेना। चलो, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले एक छोटी सी कहानी है, पढ़ते हैं, ये देखते हैं हमको क्या बताएंगे। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, कुछ नॉलेजेबल चीजें हमको पता लगती है यहाँ से भी। विद्यालय में 15 अगस्त मनाया गया था। 15 अगस्त सबको पता है, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? जिस जिसको पता है कमेंट में बताना। देखते हैं आप में से कितनों को पता है कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं हम लोग। तो आप 6th में आ चुके हो ना, आपने भारत को लेके है यार ये चीज। तो देखते हैं किस किस को पता है। तो यहाँ पे ये शायद खुद ही बता दे यार, पोपट ना काट दे हमारा। गुरुजी, आपने बताया था कि 15 अगस्त को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, वे यहाँ क्या करने आए थे? एक बच्चा बोल रहा है ऐसे। तो गुरुजी बोलते हैं, अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे,
परंतु भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाकर धीरे धीरे राजा बन गए। अब बच्चे के मन में सवाल उठ रहे हैं, गुरुजी क्या कोई और विदेशी भी आए थे, क्या सिर्फ अंग्रेजी आए थे यहाँ पे? तो टीचर बोलता है हाँ, यहाँ पे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भी आए थे, परंतु वे वापिस चले गए। वैसे वापिस वो भी नहीं जाना चाहते थे। चक्कर क्या हुआ, अंग्रेजों ने उसको मारे लितरे। तो अंग्रेजों ने जैसे उनको पीटा, उनकी सेनाएं बर्बाद करी, जब कुटाई हुई गंदे वाली इन बाकियों की, तो इस वजह से वो भागे थे। ऐसा नहीं था कि भाई अंग्रेज तो ये वापस चले गए और अंग्रेज यहाँ पे बस गए, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे एक्चुअल में सल्तनतें बसाने आए थे और इनका मकसद ये नहीं था। ये लोग यहाँ पे पैसा कमाने आए थे। अब ये लोग पैसा कमा रहे थे, अंग्रेजों को सल्तनत बसानी थी, तो उसके चक्कर में इनकी आपसी लड़ाइयां हुई और इनको सबको हरा दिया था अंग्रेजों ने, और मजबूरन इनको यहाँ से जाना पड़ा, नहीं तो ये भी नहीं जाते। बाकी टीचर ठीक बता रहा है यार, जो भी था। गुरुजी क्या कुछ लोग बाहर से आए थे जो वापिस नहीं गए? हाँ, ये लंबा इतिहास है। चलो आज तुमको बच्चों यही बताते हैं कि जो वापिस नहीं गए, जैसे अंग्रेज को भी भगा दिया था हमने 15 अगस्त के टाइम पे, उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। सो इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी वैसे 15 अगस्त की, चलो कोई ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर पे, और हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। देखो, भारत का विदेशों से संबंध प्राचीन काल से रहा है। प्राचीन काल में ही जो है राजा लोग व्यापार करते थे ना विदेशों के साथ में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखो, मैं हर एक चैप्टर में बताते आया हूँ शताब्दी क्या होती है, ईसा पूर्व क्या चीज है ना, वो सबको पता हो चुकी है आज के टाइम पे। अगर पिछली वीडियो नहीं देख के आए तो भाई हर एक वीडियो में यही चीज नहीं बताने वाला मैं। सो पिछली वीडियो अगर चैप्टर लाइन वाइज देखते आ रहे हो आप, तो आपको सारा कुछ समझ आएगा, एक एक चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है आपको। तो यहाँ पे देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के राजा साइरस, देखो ये एक ईरान एक देश है, तो वहां का राजा था साइरस एवं डेरियस, उन्होंने भारत के ऊपर हमला कर दिया। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भूभाग में अनेक खानाबदोश जातियां थी। अब ये खानाबदोश जातियों के नाम थे, ये खानाबदोश नाम था। आजकल कहते हैं ना खानाबदोश कुछ करता नहीं है, तो ये वही खानाबदोश थे जिनको जिनको लेके आगे कहावतें कहानियां ये जो भी है बनती चली गई, जो आपस में संघर्षरत थी, मतलब आपस में इनकी लड़ाई मच रही थी। भारत का इससे कुछ लेना देना नहीं था। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर हमला कर दिया। अब ये सिकंदर कौन था? ये वही था जो धन्नानंद के टाइम पे, अब पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं मौर्य वंश के बारे में, धन्नानंद के बारे में। उसी टाइम पे ये राजा आया था, यूनान का राजा सिकंदर, और इसका मकसद था मैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया जीतना चाहता था, पूरा विश्व जीतना चाहता था ये बंदा। और लेकिन यहाँ पे आया और एक राजा, सिर्फ छोटे से राजा ने जो है पोरस ने उसको पेल दिया यहीं पे, मतलब ऐसे रथवत टूट के सेना फटक गई उसकी छोटे से राजा से पिट के। और उसके बाद जब वो राजा, चलो वो तो जो भी हुआ उनका निर्णय संधि बंदी हो गई होगी, लेकिन उसके बाद जो उनको लड़ाई लड़नी थी वो थी मगध महासल्तनत से, महाजनपद से, और इतने बड़े राजा से लड़ने की हिम्मत अब सेना के पास नहीं थी, क्योंकि जब उनको दिखा कि ये छोटा सा राजा ने हमको उड़ा दिया होता तो बड़ा राजा क्या कर देगा जिसके पास हाथियों की सेना है, बहुत विशाल सेना है। तो यही हुआ था, वही सिकंदर के हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब ये सारी स्टोरी लाइन इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे। ये मैं बताता हूँ हर एक चैप्टर के अंदर कि भाई आप लाइन वाइज पढ़ो, पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पढ़ोगे तो समझ आएगा कहानी चल क्या रही है, हो क्या रहा है एक्चुअल में। लेकिन अब आप सीधा पहले से 8वें पहुंच गए तो आपको नहीं पता सिकंदर कौन था, कहाँ आया, क्यों आया, क्या कर रहा था वो यहाँ पे। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा भी रहा हूँ आपको, ताकि आप भूल गए और क्विक रिमेंबर आपको आ जाए। तो वो वही सिकंदर जो है उसने हमला करा। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी सेना ने मना कर दिया और बोले हम नहीं लड़ने जा रहे, तो सेना वापस भाग गई। अब ये रास्ते में जाते जाते सिकंदर का देहांत हो गया, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत थी तो उसका उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को संभालने में असमर्थ रहे। इतनी बड़ी सल्तनत, आधी दुनिया जीत के बैठा था वो बंदा, और अनेक राज्यों ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, निकल यहाँ से, कौन है तू। तो सिकंदर को की जितनी सल्तनतें उसने जीती थी, लोगों ने आजाद कर लिया अपने आप को। वो उसका, सिकंदर का कोई कहना नहीं मानते, उनके जो बाद के वंशज आए उनकी कोई बात वो नहीं सुन रहे थे। इन जातियों ने समय समय पर भारत पर हमले करते गए, अपने राज्य भी स्थापित किए, लेकिन ये भारत से बाहर कब गए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मतलब हमें पता लगा भारत पर ये हमला, वो हमला, ये हमला, ऐसे हमले होते चले गए, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कभी भी कि ये लोग वापस गए भी थे कि यहीं पे आके पसर गए। इसका अभिप्राय ये है कि ये बर्बर जातियां जो है भारतीय समाज में ही विलीन हो गई और भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लग गई। यानी कि हिंदू धर्म जो भारत में उस समय बहुत प्रचलन में था, बौद्ध धर्म बहुत प्रचलन में था, तो इस धर्म के प्रचलन के चलते वो उन लोगों ने भी यही धर्म अपना लिया और यहीं आकर वो प्रॉपरली भारतीय बन चुके थे।
तो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाली कुछ विदेशी जातियां ये थी, जैसे इंडो ग्रीक नाम है उनके, ये इंडो पार्थियन, शक, कुषाण, हूण, ये वंश थे बेसिकली। और इनके बाद में जो है ना, इनके बहुत सारे राजा आते चले गए और उन्होंने राजपाट करा, कोई हमला कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। तो मेजर जो जातियां थी वो ये थी हमारी 5 जातियां। ये पूछ सकते हैं आपसे 5 जातियां कि 5 जातियां कौन सी थी भारत पर आक्रमण करने वाली, तो ये थी वो। ठीक है, चलो अब एक एक को पढ़ते हैं, सारे को बस यही पढ़ना है इस चैप्टर में। ये 5 जो जातियां थी ना, इनमें कौन से राजा ने क्या उखाड़ा क्या नहीं उखाड़ा, भारत में क्या इसने दिक्कतें करी, छोटी छोटी सी कहानियां हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर हमारा नहीं है ये। तो इंडो ग्रीक 250 ईसा पूर्व के लगभग, बैक्ट्रिया ये भी एक जगह है, उसके वहां के गवर्नर डायोडोटस प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। और इसके बाद डायोडोटस द्वितीय, फिर यूथिडेमस प्रथम, फिर द्वितीय, मतलब यूथिडेमस द्वितीय की बात हो रही है, एंटियोकस प्रथम ने शासन किया। मतलब ऐसे राजा आते चले गए। अब राजाओं के नाम आपको याद नहीं रखने, इतने सारे राजाओं के नाम याद नहीं रहेंगे। इसका नाम याद रखना आपको बस, ये डायोडोटस प्रथम। ठीक है, अब ये सीन क्या है आगे पता लगेगा क्यों इसको याद रखना है। ऐसे इनके आगे वंश जाते चले गए। डिमिट्रियस प्रथम, अच्छा डिमिट्रियस है इस वंश का पहला शासक। हाँ, इसको इसको हटा दो भाई, ये नहीं करना हमको याद, ये याद करना एक्चुअल में। ये पूछ लेंगे हमसे कि इस वंश का जो है इंडो ग्रीक जो ये वंश चल रहा था, इसका पहला शासक कौन था। डिमिट्रियस प्रथम था, जिसने भारतीय भूभाग पर हमला करा था। क्योंकि हमें विदेशियों से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, ऐसे राजा बहुत आए बहुत गए, लेकिन ये पहला ऐसा राजा था जिसने भारत के ऊपर हमला करा था, डिमिट्रियस प्रथम ने। और अफगानिस्तान और पश्चिमी भूभाग के प्रदेशों को जीत लिया। डिमिट्रियस द्वितीय को हराकर यूक्रेटाइडस प्रथम ने अपना राज्य स्थापित किया। इन शासकों की जानकारी के लिए हमें सिक्कों पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि हमें ज्यादा आइडिया नहीं था कि यार क्या सीन चल रहा है, कहाँ से आए, कौन थे। इनके सिक्के मिले तो सिक्कों के आधार पर इनकी जो कहानियां हैं वो हमें देखने को मिली, पता लगा। फिर विदेशों से पता निकालवाया, तब जाके हमें पता लगा ऐसा ऐसा कुछ हुआ था इतिहास के अंदर। फिर भी इतिहासकारों ने अपने परिश्रम से इनका कालक्रम निर्धारित कर ही दिया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था मिनांडर। ये खतरनाक ही शासक था, इन्होंने बजा रखी थी बाकी सारे राजाओं की, मिनांडर ने, जिसने जो है 155 से 130 ईसा पूर्व के लगभग शासन किया। मतलब आप ये देख सकते हो, ज्यादातर राजा क्या करते थे, 5 से 20 साल के अंदर निपट लेते थे। मुश्किल था उनके लिए 20 साल, लेकिन ये बंदा भी उससे ज्यादा ही कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गया। मतलब ये 25 साल इसने राजपाट संभाला और इसने अपनी राजधानी सयालकोट को बनाया था, साकल को। देखो यहाँ पे 2 चीजें पूछेंगे इस वंश से। पहला है कि मतलब इस इंडो ग्रीक का पहला वो शासक कौन था जिसने भारत पर हमला करा था, वो था डिमिट्रियस प्रथम। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन था इस वंश का, वो था मिनांडर। और उसकी राजधानी क्या थी, मतलब इस वंश की, वो थी साकल। सियालकोट भी या साकल भी ऑप्शन में दे सकते हैं, जिस हिसाब से दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें से तो हमको ये याद रखना है इंडो ग्रीक। अब मेन जो योद्धा था, खतरनाक योद्धा की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और बात करते हैं सीधा मिनांडर को लेके, क्योंकि मिनांडर का ही पढ़ेंगे ना हम। तो भाई मिनांडर ही खतरनाक था, तो उसी ने कुछ उखाड़ा होगा तभी उसको खतरनाक बोल रहे हैं हम। यह मूल रूप से अलसंदा के निकट कालसी का रहने वाला था, जिसकी पहचान कालकेसस भूभाग के अलेक्जेंड्रिया नगर से की गई है। इसका राज्य पश्चिम में अराकोसिया से पूर्व में रावी और उत्तर में स्वात घाटी के दक्षिण में पंचनद तक था। मतलब काफी बड़ा साम्राज्य था। अब आपको आइडिया नहीं है, मैप भी नहीं है हमारे पास एट करंट, सो मैं एक्सप्लेन करता कि कहाँ से कहाँ फैला हुआ, ये तब समझ भी आता। बट फिलहाल के लिए समझ लो काफी बड़ा सी रियासत थी। नाम वाम इतने ज्यादा मायने नहीं रखते कि पूछेंगे वो लोग। अब ये मेन है कि ये शक्तिशाली था, तो ये बता रहे हैं हमको कहाँ से क्या सीन था इसका। इन भूभागों से हमें सिक्के प्राप्त होते थे। ये जो बात हो रही है ना, ये क्षेत्र की, जितना भी क्षेत्र था, तो यहाँ से हमें सिक्के प्राप्त हुए थे और इन्हीं सिक्कों की मदद से हमें मिनांडर का पता लगा। मिनांडर ने साकेत और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करे। अब पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, सबको पता होगा, नहीं पता क्या, भूल गए। अरे यार, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना। तो बार बार जिक्र आता रहा है इसका। तो इसे जो है विजय भी प्राप्त हुई थी, परंतु आपसी फूट के कारण इसे वापस जाना पड़ा। पंतजलि के महाभाष्य, युग पुराण की गार्गी संहिता, कालिदास के नाटक विकानगिनिमित्तर, ये बड़ा ही अजीब सा नाम है यार, ऐसे ऐसे नाम भी रखे थे यार कालिदास ने। इन सारी चीजों से हमें आक्रमणों की पुष्टि होती है कि हाँ उसने आक्रमण करा था। इसने सोटर और डिकेआई की उपाधियां भी प्राप्त की थी। तो ऐसे जो है उन्होंने हमले करे और ऐसी बहुत सारी किताबें लोगों ने उनके बारे में वर्णन भी किया। ये यहाँ पे बता भी रखा है, एजिलस का चांदी का सिक्का हमें मिला है जिसमें लक्ष्मी कमल पर खड़ी हुई है। ये नीचे ये देख रहे हो ना, ये कमल का है और यहाँ पे लक्ष्मी ये खड़ी हुई है, जो हाथी जो है इसका अभिषेक कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मिलिंदो पुस्तक में मिनांडर की बौद्ध
भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप का वर्णन हमें मिलता है। मतलब उसमें सारा बता रखा है कि देखो ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे शासक थे जो भारत आए, आक्रमण करा, लेकिन कुछ लोग भारत में ही रह गए। शायद ये उन्हीं में से एक हो सकता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ होगा, जिससे सिद्ध होता है कि नागसेन ने से अत्यधिक प्रभावित हुआ और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बिल्कुल सही सोचा था मैंने, जैसी मैं उम्मीद कर रहा था। इसने जो है ये जो मीनांडर था, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्ध बन गए ये भी। अभी इसको किसने प्रेरित किया था? नागसेन नाम के बंदे ने प्रेरित करा था, ये नाम याद रखना, पूछ सकते हैं। इसने सिक्कों पर बौद्ध प्रतीक चक्र को भी अंकित करवा दिया, ताकि ऐसे होता ना रिस्पेक्ट देने के लिए अपने धर्म को। इसके काल को इंडो ग्रीक राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जनता इसे भगवान की तरह मानती थी। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे। और इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, मतलब ऐसे होता ना कि राजा मर गया, अरे यार निपटा करे, जनता के नाक में दम कर रखा था। ये राजा उन राजाओं में से नहीं था, इसकी इज्जत जनता जो है बहुत ज्यादा करती थी। हुआ क्या था, इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की राख के लिए भी लड़ाई हो गई थी कि तुम नहीं, तुम कैसे ले गए, ये वो बवाल मच गया था उसके चक्कर में। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है मिनांडर जैसा शक्तिशाली योद्धा शासक अपनी विजयों की अपेक्षा एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है। वैसे अभ्यास वाले पर्सन में इसमें से क्वेश्चन है हमारे पास में, सो कि वो जो है चिंतक के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुआ एज कंपेयर विजयों के, तो वहां पे यही जो है हमें स्टोरी लाइन लिखनी पड़ेगी। सो वो तो आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर करोगे तो आप वहां से याद कर लेना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट भी बना रखा, सब कुछ बना रखा मैंने आपके लिए, तो वहां से सारा कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंडी ये क्या है, एंटीओलकिडस इस वंश का एक और अन्य राजा था जिसने भागवत धर्म अपना लिया। अब ये आई डोंट नो कौन सा धर्म था। और उसके साथ उसके काल में गवर्नर हेलियोडोरस ने एक गरुड़ सतम स्थापित किया। इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था, जिसने 75 से 55 ईसा पूर्व में शासन किया था। और इसके बाद शक और कुषाण राजाओं ने इसकी सत्ता को समाप्त कर दिया, यानी कि जो ये इंडो ग्रीक वाले वंशज जो चले आ रहे थे उनको उखाड़ फेंका और नए वंशज आ चुके थे, शक और कुषाण, तो उनकी आपस में बजेगी, फिर आगे देखेंगे वो पता लगेगा। चलो अब दूसरा जो वंश है वो है, ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है इसके बारे में, बस कहने को है ये इंडो पार्थियन। अर्साकोज के नेतृत्व में ईरान स्वतंत्र हो गया, पार्थिया जो इलाका था वो आजाद हो गया। मिथ्राडेटस इस वंश का पहला राजा था जिसने इंडो ग्रीक राजाओं से सिंध और झेलम नदियों के बीच का भूभाग जीत लिया। इन राजाओं में गोंडोफर्निस सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसने शक और कुषाणों से संघर्ष करके अपना राज्य विशाल कर लिया था। इसके काल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था। तो बस यहाँ पे ज्यादा हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, हमसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि ये जो राजा था, या तो राजा का नाम ले देंगे हमारे सामने, क्या नाम है राजा का? गोंडोफर्निस, अजीब सा नाम है लेकिन। तो इसके टाइम में भारत आने वाला जो है ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, बस यही पूछेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। संत थॉमस था वो जो भारत आया था, और कुछ हमसे यहाँ पे नहीं पूछेंगे। अब ये आ चुके हैं असली शासक, जिन्होंने मतलब ऐसे थे वो पहले वाले जो राजा दो वंश हमने पढ़े हैं, उनके बस का कुछ मतलब अच्छा था, उन्होंने मेहनत करी, संघर्ष करा, लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इन लोगों का जो समय काल था बहुत छोटा था। लेकिन अब ये जो राजा आए ये काफी बड़े समय काल के दौरान रहे और भारत को प्रभावित करते रहे। इनमें से था पहला जो एक और आ चुका है तीसरे नंबर का, वो है शक। तो यहाँ पे एक बार ये पढ़ लेते हैं। शकों ने कीपिन पर अधिकार किया, जिसे इतिहासकारों ने कश्मीर से पहचाना है। यानी कि कीपिन एक जगह होगी जहां पर उन्होंने कब्जा करा था, जिसको आज के टाइम में कश्मीर कहते हैं, ठीक है। तो इसके मदद से उसको पहचाना गया होगा। तो कश्मीर का कोई इलाका रहा होगा उस टाइम पे, वो चीन में रहा होगा, तो इसीलिए उसका नाम कीपिन रख दिया होगा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। अब ये देखो, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी पहली सदी की बात हो रही है, जब एक समय 1 ईस्वी था, ठीक है, मतलब -1 था बस। तो यहाँ पे ईसा पूर्व कह लो, -1 मतलब -1 ईस्वी कह रहा हूँ वैसे मैं, 1 ईसा पूर्व, ऐसे ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से बस थोड़ा सा पहले की बात है ये। तो अब समय बदल चुका था, काफी लंबा अरसा बीत चुका था, कई 100 साल बीत चुके थे। तो उसके बाद में जो है भारत के उत्तर पश्चिम में शक जाति ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब ये देखो, जो भी हमले होते थे वो हमेशा भारत पर उत्तर पश्चिमी इलाके से होते थे। अब ये दिशाएं पहचाननी बहुत आसान है, देखो ऐसे एक तीर लगाओ, ऐसे एक तीर लगाओ, ये होता है उत्तर हमारा, ये होता है दक्षिण, है ना, सबको पता होगा, याद भी होगा। ये होता है हमारा पूर्व और ये होता है हमारा पश्चिम, ठीक है। तो इसको पैर डॉट से दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो है हमसे बात हो रही है उत्तर पश्चिम की, पहले उत्तर में जाएंगे, ठीक है, पहुंच गए। अब पश्चिम में चले जाओ, यहाँ पे मतलब हमें कहा है ये वाला हिस्सा, जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, यानी कि भारत कैसा है हमारा, कुछ ऐसा है ना,
तो ऐसा सा मतलब ठीक ठाक मैप बना रहा हूँ यार मैं, ठीक है। ऐसा सा कुछ हिस्सा हमारा भारत का पड़ता है, तो ये पड़ता है यहाँ पे, अगर सेंटर देखे तो इधर वाले हिस्से से, ये वाला जो हिस्सा था ना हमारा, हमेशा जब भी आक्रमण होते यहाँ ही से होते थे, और सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ के जो राजा थे ना उनको होती थी, क्योंकि सबसे पहले मार काट लड़ाई दंगे वही होते थे। और इसी वजह से जो है ना, ज्यादातर जो खतरनाक जो योद्धा टाइप के लोग हैं, जो आर्मी में जाते हैं, जो लड़ाई वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं, वो हमारे एरिया से या हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से भी हैं कुछ। तो ये वही इलाका था जहाँ पे बार बार आक्रमण होते थे, और फिर पैदाइश मतलब ऐसे आदत सी पड़ गई उस चीज की लोगों को, और फिर समय के साथ में उसी के हिसाब से वो ढलते चले गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहाँ पे थे हम, पलायन कर उत्तर पश्चिम, हाँ यहीं पे कहीं पढ़ रहे थे हम। तो उत्तर पश्चिम में शक जाति ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। चीनी प्रमाणों के अनुसार ह्यूंगनू जाति ने लोगों से ने यूची जाति पर हमला किया, और यूची जाति ने पश्चिम की ओर पलायन कर दिया, यानी कि वो भाग खड़े हुए, और वहां रहने वाले शक जाति को दक्षिण की ओर भगा दिया। पंतजलि पतंजलि है क्या, पतंजलि के महास्य पंतजलि लिखा हुआ था लास्ट टाइम, तो यहाँ थी अंकी बिंदी, अब वहां पहुंचा दी, चलो कोई ना। पतंजलि के महाभाष्य ने इन्हें जो है सुदूर उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवनों के साथ रहने वाला बताया है। महाभारत में भी इनको जो है साकल सयालकोट से आगे उत्तर पश्चिम की ओर बर्बरों और यवनों के साथ रहने वाला बताया, यानी कि कह रहे हैं कि जहां पे जो हम पहली जाति पढ़ रहे थे ना, जहां पे मीनांडर की बात कर रहे थे हम, जो राजा था काफी शक्तिशाली था, वहां पे उनको पेला इन लोगों ने, शकों ने, और वहां पे जाके राज करने लगे, और फिर वो वहां से मन किया होगा चलो भारत चलते हैं। मध्ययुगीन जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में शकों के आक्रमण के बारे में कहानी मिलती है हमको। इसके अनुसार क्या हुआ था कि कालक नामक एक आचार्य मालवा के राजा गर्ग गर्गभिल से बहुत अधिक नाराज था। उसे सबक सिखाने के लिए वह उत्तर दिशा में गया और शक नेताओं को आक्रमण के लिए प्रेरित किया, और बोला चलो राजन, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें बताएंगे कहां से जाना, कैसे तुम उसको जाड़ सकते हो, तुम्हें रियासत फ्री में दिलवाएंगे। शक सिंधु नदी पार करके सौराष्ट्र प्रदेश में आ गए और सारे प्रदेश को आपस में बांट लिया। आचार्य कालक शकों को उज्जैन ले गए, जहां उसने गर्गभील शासक को परास्त करके बंदी बना लिया। अब ये राजा वाजा मुझे नहीं लग रहा कुछ किया होगा इसने खास, तो इजीली बंदी बन चुका था ये। मालवा में शक राज्य स्थापित हुआ, जिससे विक्रमादित्य द्वारा समाप्त किया गया था। इस जैन ग्रंथ में कितनी ऐतिहासिकता है यह तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहानी है, एक ग्रंथ है। ग्रंथ की सच्चाई को कैसे हम मान ले, बट मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि और कोई साधन हमारे पास नहीं है। तो यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु बिना आधार के इसे निर्मूल भी नहीं मान सकते, कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना, कि इसको गलत भी कैसे कह दे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई सबूत नहीं है हमारे पास में। तो हो सकता है ये सही बात हो, या हो सकता है ये ऐसी कहानी बना रखे लोगों को सुनाने के लिए। अब भारत में शकों के हमें 4 राज्य मिलते हैं, देखो, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, पश्चिम में उज्जैन, पूर्व में मथुरा और दक्षिण में नासिक। तो ये 4 राज्य थे जो कि शकों के कंट्रोल में चल रहे थे। अब ये चारों के बारे में अब ये चारों का ही हमें कैसे पता चला, तो इनकी सारी जानकारी हमें सिक्कों से और कुछ पत्थरों वत्थरों में मिल गई थी, सो वहीं से मिला है। चलो देखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। तक्षशिला के शक, माउज इस वंश का प्राचीन राजा था, जिसके सिक्के हमें उपलब्ध होते हैं, जिन पर खरोष्ठी लिपि में राजा तिराज महान लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस पर, राजा तिराज महान ये लिखा हुआ था। इसके उत्तराधिकारी एजेस प्रथम और एजेस द्वितीय थे, जिसकी जानकारी केवल सिक्कों से ही मिली है। अब ये देखो, आप समझो कि हमें जो सिक्के है, जैसे कि ये एक उदाहरण के तौर पे अगर देखें, तो आज के टाइम पे हम रुपया, 1 रुपया, 2 रुपए के सिक्के को छोड़ देते हैं ऐसे, मतलब हमें नहीं पता कहाँ क्या गया, बट वो सिक्के आज से कुछ 100 साल, 1000 साल के, 2000 साल बाद मिलेंगे किसी को, तो वो ढूंढने निकलेंगे ये सभ्यता कौन सी थी यार जो भारत में रह रही थी, ये सिक्के किसने चलाए होंगे। तो वैसे ऐसा ही मामला है, तुक्का तुक्का मामला चलते हैं यहाँ पे। इंडो पार्थियन राजा गोंडोफर्निस ने इस वंश का अंत किया था, इसको बर्बाद कर दिया था यहाँ से। अब मथुरा के जो शक थे, वहां पे क्या हुआ, मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख से हमें राजूल और सोडाव राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन दोनों को महाक्षत्रप कहा गया है। इस वंश की स्वतंत्रता कनिष्क के राज्यकाल में समाप्त हो गई। अब ये कनिष्क खतरनाक राजा था। अब ये जितने राजा थे, जो भी फालतू खुदक रहा था, सबको पेला था कनिष्क ने, उनको लाइन पे लगा दिया था। अब कनिष्क के राज्यकाल में इनकी समाप्त हो गई, और जब महाक्षत्रप खरपलान और स्त्रप जो है वनस्पर ने कनिष्क की अधीनता उन्होंने फिर स्वीकार कर ली, गुलामी स्वीकार करी, ताकि वो जिंदा बच पाए बेचारे। अब उसके बाद आए थे नासिक के शक। अब नासिक के शक यहाँ के 2 शासक,
भूमक और महपान का उल्लेख हमें यहाँ पे मिलता है। महपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक, पूना का इलाका शामिल था। यानी कि बॉर्डर से पे ये घूम रहे थे ज्यादातर। नासिक गुहा अभिलेख में इसकी सारी जानकारी हमें मिली है, जिससे हम ये सारा कुछ लिख पाए हैं। नहपान की राजधानी मिन्नगर थी। इस वंश का पतन गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा कर दिया गया था, वो बर्बाद हो गए, उसके बाद वो नहीं बचे। उज्जैन के शक भी थे, तो इस राज्य की स्थापना चष्टन ने की थी। इसके मुद्राओं पर चैतन्य प्रतीक मिलता है, संभवतः उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। रुद्रदामन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, जिसने जूनागढ़ अभिलेख से हमें जिसकी जानकारी मिलती है। ये लाइन ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो है जूनागढ़ अभिलेख, ये देखो पूछेंगे क्या हमसे, पहले तो पूछेंगे जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से मिला है, कौन से किन के वंश का था, वो उज्जैन का था। और रुद्रदामन जो है इस वंश में जो प्रसिद्ध राजा था कि किसके टाइम शासनकाल के दौरान का था, तो वो रुद्रदामन के टाइम के दौरान का अभिलेख हमें मिला है, जूनागढ़ अभिलेख। उसने अनेक सफलताएं अर्जित की और दक्षिणापथ पति सातकर्णी को युद्ध में 2 बार हरा दिया। उसने सिंधु सोवीर का प्रदेश भी जीत लिया। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है वापिस जैसे टूट फूट हो जाती है ना, ऐसे बर्बाद ही हो जाती है झील, तो इसको सुधार करवाया। और गुप्त वंश के इस समय में इस वंश का अंत हो चुका था, अब ये वंश जिंदा नहीं बचा। अब अगला जो वंश आ चुका था वो था कुषाण। देखो ज्यादा हम नहीं जान रहे ना, मतलब आपको लगेगा भाई क्या ही जानकारी मिल गई, हमको नहीं मिली ना, कुछ नहीं मिली, ठीक ठाक सही है। मतलब हमको क्या बता रहे हैं, सारी जानकारी सिक्कों से मिली है, एक आध जगह पे पत्थर वत्थर भी मिल गए, और कुल मिला के ऐसे ऐसे कई सारे राजा थे जिनके नाम हमको याद भी नहीं करने। क्यों याद नहीं करने? क्योंकि भाई रहने भी नहीं वाले, इतने सारे को ऐसे ही भूल जाओगे तुम, है ना। तो मेन राजाओं के नाम याद करने हैं, जो कि मैं बता भी रहा हूँ साथ के साथ आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुषाणों की कहानी पढ़ते हैं। कुषाणों की मस्त कहानी है, बाकियों की कहानियों से मस्त कहानी है ये। देखो कुषाण जो है युची जाति का एक हिस्सा थे, जिसे हुण जाति ने निकाल दिया था। देखो हुण जाति अलग थी एक, और उसने कुषाणों को बाहर निकाल दिया, अपनी जाति से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने एक नई जाति बनाई, नाम रखा कुषाण। और ये जाति दक्षिण की ओर आगे बढ़ने लगी। उन्होंने शक जाति पर हमला करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। इन संघर्षों के दौरान यह जाति 5 भागों में बट गई, और इन्हीं 5 में एक भाग कुषाणों का था। ईसा की पहली शताब्दी में इस कुषाण शाखा ने अन्य 4 को भी जीत लिया और अपना राज्य स्थापित किया। यानी कि हुआ क्या, देखो तुम मैटर समझो। कुछ लोग थे, कुछ नहीं बहुत सारे लोग थे, जो एक जाति थी युची जाति, ठीक है। अब यहाँ पे यूची जाति का हिस्सा मानते हैं, लेकिन हुआ क्या, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे थे, उनको भेज दिया तुम निकलो, हम तुमको नहीं रख रहे हैं। आधे लोगों को पेल दिया होगा, उन जाति से उनको निकाल दिया। अब उनके जो लोग निकले, कुछ इतने सारे लोग निकले, जो भी निकले, उनको भी बाद में क्या हुआ, उनके आपस में कुछ बात सधी नहीं होगी, और वो लगभग 5 भागों में बट चुके थे। ऐसे थोड़े से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे, थोड़े 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 ऐसे थोड़े थोड़े लोग रह रहे थे। लेकिन उनमें से ही एक जाति, इन जातियों में अलग अलग जातियां बन गई थी अब। तो इन जातियों में एक जाति थी कुषाण। कुषाण ने क्या करा, इन सारों को पेल दिया और सभी जाति के लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपनी ये जो जाति बनी थी अलग होके, तो इनको इकट्ठा करा और जीत लिया था, और अपना राज्य इस प्रकार से उन्होंने स्थापित करा था। नहीं तो पहले तो भाई दर दर की ठोकरें खा रहे थे लोग। अब कुषाण वंश में भी बहुत सारे राजा थे, ऐसा अकेला राजा तो होता नहीं है कहीं भी। तो पहला जो राजा आया वो था कैडफिसिस प्रथम। अब यह इस वंश का पहला शासक था जिसने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। यानी कि देवपुत्र का मतलब देवताओं का बेटा था, वो देवता का बेटा मानता था अपने आप को। इसका साम्राज्य जो है सिंधु नदी और ईरान की सीमा के बीच था। इसके इंडो ग्रीक और इंडो पार्थियन राजाओं को हराया था। इसका राज्य 40 से 65 ईस्वी तक रहा। देखो अभी हम समझो टाइम को, टाइम बदल रहा है, समय आगे चल रहा है हमारा, हम पीछे नहीं जा रहे इतिहास में, हम आगे चलते जा रहे हैं। ये जो 40 ईस्वी है, देखो हम पहले क्या पढ़ रहे थे, ईसा पूर्व पढ़ रहे थे, यानी कि 200-300 ईसा पूर्व की बात थी। अब ये समय आगे आ चुका था और 40 ईस्वी में चल रहे थे। अब ये ध्यान दो, ईस्वी में आ चुके थे। ये ईस्वी और ईस्वी पूर्व ये बहुत मायने रखती है। कहीं आप डेट में ईस्वी लिख दो और ईसा पूर्व मत लिखो, तो इसमें लोचा हो जाएगा, फिर नंबर कटेगा बेफजूली का। भले ही आप क्या जो ये वाला नंबर है ये वाला सही हो, अगर यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना तब भी गलत हो जाओगे आप। तो इस चीज का ध्यान रखना, कहीं ईस्वी है कहीं ईसा पूर्व है। अब ये लास्ट के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें ईस्वी की बात होगी, उससे पहले जो भी कहानी चल रही थी वो सारी ईसा पूर्व की कहानियां थी। चलो इस राजा ने कुछ ज्यादा हमने देखने को मिला, कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। चलो अगला राजा की बात करते हैं, अगले राजा को पढ़ते हैं क्या करा था इसने। अब ये था इसी का दूसरा, मतलब इसका बेटा रहा होगा कैडफिसिस द्वितीय।
इसने जो है शक राजाओं को हराकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, मथुरा, वाराणसी तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया। यानी कि जो हमारा क्षेत्र है, हरियाणा के आसपास के जो क्षेत्र थे उन पे उसका कब्जा हो चुका था। यानी कि एंट्री हो चुकी थी बेसिकली भारत के अंदर उसमें उसकी। इसने भी जो है अनेक सारी उपाधियां धारण करी, जैसे महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, देवपुत्र। भाई देवपुत्र आदत सी लग गई थी इनको तो। ऐसे उसने जो है शैव धर्म को अपना लिया, और परंतु वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। शैव धर्म क्या मानता है? भगवान शिव की पूजा, तो उसको जो है शैव धर्म माना जाता है। तो उसने उसको अपना लिया था। इसका राज्यकाल जो है 65 से लेके 78 तक रहा, यानी कि 40 से 65, 65 से 78। अब 78 के बाद जो भी करा वो इसने करा। खतरनाक राजा था कनिष्क। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क था। जैसे उसमें पहले वंश में कौन था? मिनांडर था ना, तो उसकी कहानी हमने ज्यादा पढ़ी, अलग स्पेशल वैल्यू दी गई उस राजा को। वैसे ही जो है इस वंश के ये राजा सबसे खतरनाक शक्तिशाली राजा था कनिष्क, तो इसको इज्जत दी जाएगी। जिसने जो है 78 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी तक शासन करा। ये देखो तुम, ये कितने साल टिका? 78 में, मतलब घटा लो इसमें से 78 में से 65, 8 साल ये और 5 ये, बस 13 साल राज करा। इसने कितने करा? 40 और 20 60 और 25 साल। लेकिन ये देखो ना तुम, 78 से 120 यानी कि 80 मान लो, 40 और 42 साल, ये देखो आधी जिंदगी निकल गई राजपाट करते हुए इसकी। तो ये फर्क होता है एक खतरनाक शासक में, उसको रणनीतियां बनानी आती है। अब इसकी जो राजधानी थी वो पेशावर थी, पुरुषपुर थी, जिसे जो है उसने सार्वजनिक भवनों, महलों और बौद्ध विहारों से सजाया हुआ था। इसने एक विशाल स्तंभ का भी निर्माण करवाया, जो लकड़ी की 13 मंजिलों से बना हुआ था। लकड़ी से बना रखा था पूरा, ऐसे भवन सा टाइप का कुछ, स्तंभ स्तंभ कह रहे हैं जो भी है ये। तो ऐसे सिक्के मिले, और इन सिक्कों से आपको ये सारी कहानियां पढ़ाई जा रही है। भाई मेरे को अगर ऐसा सिक्का मिले तो तुमको, देखो मेरे को मिलेगा तो मैं तो ऐसे रख लूंगा भाई, कौन इतिहास जाने, है ना। लेकिन इन लोगों को तो चुल मची हुई थी कुछ ना कुछ पता लगाने की। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, इनको पिघला के, आज सोने का सिक्का मिल गया, चांदी का मिल गया, बेच डालो पिघला के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसी के चक्कर में जो है अब इतिहास है ये, कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें पता लगती है, तो हमें आइडिया लगता है इन चीजों के बारे में। बट ज्यादा ऐसे ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती कि हाँ भाई ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये असल में है। मतलब हुई तो होगी, इतना नहीं कह सकते, बट ये जो कहानी बना के हमको सुनाई जा रही है वो सच्चाई है या नहीं है, उसके बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं होते। वो बस ऐसे ही चलती जाती है पीछे से पीछे, ऐसे ग्रंथों में हमें कुछ मिल गया लिखा हुआ, चलो हमने आगे बता दिया, तो ऐसे चलता रहता है। अब कनिष्क द्वारा प्राप्त सफलताएं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे लिए, कि कनिष्क ने कितनी सारी जीत हासिल करी थी। पहली थी कश्मीर की जीत। कनिष्क ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की, और इसे इतना अच्छा लगा, कि वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर की उसने स्थापना कर दी, जो आज भी एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाता है, जिसको निस्पोर के रूप में हम जानते हैं आज के टाइम पे। तो वहां पे उसने जो है कनिष्कपुर नामक की एक नगर बनाया था, जिसको आज हम निस्पोर के नाम से जानते हैं। शक राजाओं के साथ युद्ध। अब ये शक राजा जो थे ये तो यहीं पे रह रहे थे, आसपास के क्षेत्र पे कब्जा करके बैठे हुए थे। तो उसने जो है पंजाब, मथुरा, उज्जैन के शक राजाओं को हराकर अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि उड़ा दिया उनको बेचारों को, जो भी ऐसे चोड़ में बैठे हुए थे पहले। मगध की विजय, ये सबसे खतरनाक थी, और हम पिछले पता नहीं कितने चैप्टरों से यार यही पढ़ते आ रहे हैं। मगध जिसने जीत लिया, बहुत कुछ जीत लिया उसने, है ना। तो वही हुआ, मगध भी इसने जीता था। कनिष्क की महत्वपूर्ण सफलता मगध की विजय थी। महत्वपूर्ण तो कहेंगे ना भाई, हमको देखो पिछले चैप्टर्स में मैंने बताया था कि मगध कितना महत्वपूर्ण क्यों था, हमने पढ़ा भी था, उसके बारे में डिस्कस करा था अच्छे से। सो अब ये क्षेत्र मगध कनिष्क के अंडर में आ चुका था, तो इसीलिए महत्वपूर्ण सफलता हम इसकी मानते हैं। चीनी और तिब्बती परमाणु के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि उसने पाटलिपुत्र पर हमला किया, और राजा से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु मांगी, कि तेरे पास जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो तुम मेरे को दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो राजा ने उसे बुद्ध भिक्षु अशोक घोष को दे दिया। अब बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं? जो ऐसे होते हैं ना, कोई व्यक्ति था ये, ऐसे अशोक घोष कुछ ऐसा खतरनाक सी चीज नहीं थी, एक व्यक्ति था बौद्ध भिक्षु, जैसे जिसने मतलब ऐसे होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं यार, बाबा टाइप के लोग यार। तो बौद्ध भिक्षु वही उसी टाइप के थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अपना घर परिवार सब कुछ त्याग रखा था। तो उसी एक बंदे का नाम था अशोक घोष। तो उसको जो है राजा ने इसको कनिष्क को दे दिया। अशोक घोष के प्रभाव से उसने बुद्ध धर्म अपना लिया। अब ये जो राजा कनिष्क था इसने भी क्या अपना लिया? बुद्ध धर्म अपना लिया। किससे प्रभावित होकर? अशोक घोष से प्रभावित होकर। और सेम हाल मिनांडर के साथ भी हुआ था, नागसेन से प्रभावित होकर मिनांडर ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। मतलब यार शक्तिशाली राजा बुद्ध धर्म ही क्यों अपना रहे थे, तभी कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित रहा दूसरे देशों में। चीन के राजा के विरुद्ध सफलता।
कनिष्क ने चीन के राजा के पास अपना राजदूत यह कहकर भेज दिया कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। चीन के राजा ने राजदूत को बंदी बना लिया। उसके बाद चीनी राजा का कनिष्क के साथ युद्ध हुआ जो कि होना था, तो कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा। अब ज्यादा भी चोट में नहीं रहना चाहिए भाई, कोई राजा खतरनाक भी हो सकता है। परंतु अगले साल पूरी तैयारी के साथ उसने वापस चीन पर हमला करा और परिणाम स्वरूप उसे कासगर, यारकंद और खोतान प्राप्त हुए। मतलब कुछ क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया उसके चलते, दूसरे हमले के चलते। बौद्ध मत, अब कनिष्क ने जो है बौद्ध मत, क्योंकि बौद्ध धर्म अपना लिया था, अब कनिष्क ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर इसको स्वीकार किया। लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर सभी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो बाकी धर्मों से नफरत करता, उनकी इज्जत कम करता था, नहीं, उसने सभी देवताओं के चित्र ऐसे मोहरों पर उतारता चला गया, जो उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण है कि धर्म मैटर नहीं कर रहा था उसके लिए। उसके प्रयासों से ही बौद्ध मत मध्य एशिया, चीन और तिब्बत जैसे क्षेत्रों में भी फैल गया, जो कि वहां पर नहीं जा पा रहा था राजाओं के चलते। तो वहां का राजा ये था और इसी को इसने जो है ये धर्म अपना लिया था, तो कहीं ना कहीं आसान था फैलाना। अब कनिष्क ने प्राचीन बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया। बौद्ध विहार क्या होते थे, जैसे बाबा लोग घूमते रहते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो राजा लोग उनको सम्मान देने के लिए उनके लिए रहने का जो है व्यवस्था करते थे, तो उनको विहार कहते थे। तो ऐसे बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार यानी कि उनके अंदर सुधार करवाया। नए स्तूप विहारों का भी निर्माण करवाया। भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता का मतलब पैसा दिया उनको, ताकि उनको जो है किल्लत ना हो। महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियां इस काल में बनाई गई थी। उसके काल में जो है बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कुंडलवन कश्मीर में बुलाई गई। ये देखो, ये बौद्ध धर्म की जितनी सभाएं थी, हरे मतलब पिछले चैप्टर्स के अंदर भी हमने पढ़ा था, बौद्ध धर्म की पहली सभा हुई थी राजगृह में, मगध का जो पहली राजधानी थी। दूसरी जो सभा थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और उस टाइम पे भी मगध के अंदर ही थी वो भी। और तीसरी का आई थिंक मेरे को कहीं डिस्कस नहीं मिला इस बुक के अंदर कि तीसरी कहाँ हुई थी, बट चौथी जो महासभा थी वो यहाँ याद आ रही है, यहाँ पता लग रहा है वो कश्मीर के अंदर हुई थी, जो कि कुंडलवन में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बौद्ध सभा वाला क्वेश्चन मिल सकता है, चांसेस है कहीं ना कहीं। तो जिसके जो है 500 के लगभग भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। इस सभा के प्रमुख धर्माचार्य अशोक घोष, वसुमित्र, नागार्जुन आदि थे। अब ये सारे बंदों का आप याद ध्यान रखना। देखो, अशोक घोष तो ये उसको गिफ्ट में मिला था ना ये बंदा, तो ये व्यक्ति तो, और बाकी उधर उसके जानकार या कुछ रहे होंगे। बौद्ध धर्म में आए अनेक मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सका और बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। यानी कि बौद्ध धर्म के कुछ लोग क्या मानने लगे थे कि जो महात्मा बुद्ध, एक्चुअली सीन बताता हूँ, ये लोगों ने डिटेल नहीं दी भाई, आपको क्या करूं मैं ना, मेरे को तो बताना पड़ेगा। देखो सीन क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने कुछ कानून बनाए थे, तुमको घर परिवार त्यागना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते, ये वो ऐसे बहुत सारे कानून बना दिए। तो कुछ लोगों का तो ये मानना था कि भाई ये जो कानून थे महात्मा बुद्ध ने जिस टाइम पे बनाए थे, आज से कुछ 100,000 साल पहले, तो वो उस टाइम पे तो ये सही थे, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से ये कानून सही नहीं है, हमें इसमें सुधार करना चाहिए। और कुछ लोगों का ये मानना था नहीं, महात्मा बुद्ध ने बनाए हैं, तुम इनको बदलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है ये बदलने की, तुमको इन्हीं को फॉलो करना होगा। तो इसके चक्कर में दंगे हो गए वहां पे और बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। जो प्राचीनतम सिद्धांतों में विश्वास रखते थे उनको हीनयान नाम दिया गया। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पहरा, ये वाला जो पहरा ना, ये जरूर पढ़ लेना, बिल्कुल से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज समझ लेना इसकी। पहली तो बौद्ध सभा क्या हुई और इसका निर्णय क्या हुआ। निर्णय के अंदर बुद्ध धर्म दो भागों में टूट चुका था, एक था हीनयान और एक था महायान। अब हीनयान जो प्राचीन लोगों को जो है प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, जो महात्मा बुद्ध की जो बातें थी उन्हीं को फॉलो करते थे, उनको हीनयान कहा गया। और जिस वर्ग ने समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लिया और महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी, उसे महायान संप्रदाय के रूप में मान्यता दी गई। बुद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ पर टीकाएं लिखी, जिसे महाविभास कहा गया था। तो ऐसे हुआ था इस महासभा के दौरान, जो ये महासभा हुई थी कश्मीर के अंदर, तो ये सीन हुआ था। अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है बस। कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। देखो जब भी राजा, बड़ा राजा बेसिकली, बड़ा राजा अगर कुछ करने पे उतर आए तो बहुत कुछ कर सकता है। वही हुआ कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो है कला और साहित्य का संरक्षक था और उस काल में ऐसे अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। उस काल में मूर्ति निर्माण में गांधार कला का विकास हुआ, जिसमें मूर्ति बनाने के तरीके यूनानी थे, यूनानी तरीके से जो है मूर्तियां बनाई जाती थी, परंतु मूर्तियां भारतीय देवी देवताओं की बनाई जाती थी। मतलब तरीका यूनानी था, लेकिन मूर्तियां किसकी बन रही थी, भारतीय देवी देवताओं की।
इसी भांति सारनाथ भी मूर्ति कला के केंद्र बने। उस काल में साहित्य भी बहुत लिखा गया, साहित्य मतलब किताबें विताबें भी बहुत सारी लिखी गई। अशोक घोष ने जो है बुद्ध चरित्र सोनांद ग्रंथ सोदरानंद ये जो है ग्रंथ की रचना करी। ऐसे ही नागार्जुन ने जो है शून्यवाद का प्रचार करा, ये भी कोई ग्रंथ रहा होगा उसका प्रचार करा, और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना करी। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता भी उसी काल के दौरान लिखा गया था। तो इतना सारा जो डेवलपमेंट था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा आर्थिक उन्नति। कनिष्क के काल में भारत का व्यापार सबसे उन्नत था। यह रोम, दक्षिण भारत, चीन और पार्थियन साम्राज्य तक फैला हुआ था, और इन प्रदेशों में भारत से जो सामान जाता था उसके बदले में सोना चांदी ही आता था, क्योंकि उस समय जो है सिक्के विक्के तो चलते थे, लेकिन सारे सिक्के किसके बनते थे? सोने के या चांदी के, तो वही आता था। यह व्यापार जल और स्थल मार्गों से होता था, और भारत उस समय बहुत अमीर बन चुका था। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई बाहर के लोग थे, आक्रमण करा, लूट के भाग गए होंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भारत में ला रहे थे वो तो सामान बाहर से लूट लूट के, तो उसके चक्कर में भारत और अमीर होता चला गया इन राजाओं के चलते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहे हैं तीनों चीजें शॉर्ट में बता रहे हैं हमको। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध के 3 विशेष ग्रंथ लिखे गए थे, और हीनयान महायान तो वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड आपको है ना। तो ये 2 ग्रंथ, 2 जो है धर्म यहाँ पे बन चुके थे बौद्ध धर्म के भी। अब ये अगला जो शासक है, लास्ट वंश था, वो था हूण। अब ये हूण कहाँ से टपक गए? देखो, कुषाण वंश के बाद एक अन्य बर्बर जाति ने भारत पर हमला कर दिया। देखो, पहले के शासक क्या कर रहे थे? भारत में बाहर से कमा कमा के धन भारत में भर रहे थे, भारत को अमीर बना रहे थे। लेकिन समय बदल चुका था, और एक टाइम ऐसा आया जब बाहर के आक्रमणकारी भारत से लूट लूट के अपने घरों में ले जाने लग गए थे। तो वो शायद आने वाली क्लासेस में पता लगेगा आपको वो कहानियां। लेकिन फिलहाल के लिए हम हूण के बारे में जानते हैं। कुषाण वंश के बाद एक अन्य बर्बर जाति ने भारत पर हमला कर दिया, जिसे हूण या फिर श्वेत हूण नामों से जाना जाता है। भारत में इसका प्रवेश 5वीं सदी में होता है, और 150 सालों तक ये राज करते रहे। चीनी स्रोतों के अनुसार हिंगुनु यानी हूण जो है जंगुरिया नामक स्थान में रहते थे, और इन्होंने 165 ईसा पूर्व के लगभग युची जाति को पश्चिमी उत्तर सीमा से बाहर निकाल दिया था, और कुछ समय ये शिवम भी पश्चिम की ओर बढ़ चले। इनकी 2 शाखाएं थी, एक यूरोप की ओर बढ़ रही थी और दूसरी आक्सस घाटी में बस गई आकर। इन्हीं लोगों ने पारसी यानी ईरान पर हमला करा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर ये भारत की ओर मुड़ गए, क्योंकि वहां तो वही ईरान, देखो ऐसे सीन है, जो भारत है ना, हमारा भारत तो यहाँ पे है, तो ईरान इधर पड़ता है। अब ये सोच रहे थे इधर घुस जाएं। अब इधर घुसने के चक्कर में, लड़ाई इधर की साइड करने के चक्कर में उनको वहां पिटाई मिली, तो उन्होंने सोचा यार वो राजा ताकतवर है, इधर आ जाते हैं, इधर की साइड वो आने लग गए थे। मतलब अब भारत खतरे में आ चुका था, और फिर ये भारत की ओर मुड़ गए। 465 ईस्वी में इन्होंने गांधार को जीत लिया था। चलो यहाँ पे साइड में कलम सी में भी लिख रखा है, कुछ देखते हैं। भारत पर हुणों के आक्रमण का पहला प्रमाण स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, जब उसने हुणों को भयंकर युद्ध में परास्त कर दिया था। तो वहां पे स्कंदगुप्त की जो कहानी है ना, गुप्त वंश का राजा था ये स्कंदगुप्त। तो ये हम आने वाले जो चैप्टर है, आई थिंक इससे अगला ही चैप्टर है गुप्त काल के लेके, तो उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अच्छे से स्कंदगुप्त कौन था, क्या था, कैसे उसने हराया ऐसे शासकों को। बट हाँ, आप ये आइडिया लगाओ कि हाँ उस टाइम पे भारत के ऊपर हुण शासक हमला करने लग गए थे, जिसको स्कंदगुप्त ने पेल दिया था वापिस। क्योंकि भाई सबको अपनी जमीनें, अपनी जनता, अपनी प्रजा बचानी होती थी, अपना धन संपत्ति बचानी होती थी, तो पिटाई मिलती थी। जो हार गया भाई वो कमजोर, और कमजोर का फायदा सब उठाएंगे फिर, तो वही होता था। तोरमान का आक्रमण हुआ पहला, तो 484 से 51 के बीच में। देखो कितना, सॉरी 51 के बीच, हाँ यही है। तो 5वीं सदी के अंत में तोरमान नामक हूण राजा का उल्लेख मिलता है, जिसमें ईरान के राजा पीफरोज की हत्या करके अपना प्रभाव उसने बढ़ा लिया था। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से आगे बढ़कर पंजाब और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने गुप्तों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त करी, और उसके पश्चिमी क्षेत्र मालवा तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उसकी पुष्टि अभिलेख, सिक्कों और साहित्य से भी होती है। उसने योद्धेय, मालव, मद्र, अर्जुनायन गणराज्यों को भी नष्ट कर दिया। जो भी गणराज्य चल रहे थे, गणराज्य आई थिंक स्टार्टिंग से में हमने पढ़ा था गणराज्य क्या थे। तो जो गणराज्य बने हुए थे, यानी कि जो जनता की सहमति से काम करते थे, उन सारों को उसने बर्बाद कर दिए थे। वैसे तो वो पहले ही बर्बाद हो गए थे, चिंदी मिंदी कोई बचा होगा उनको इसने नष्ट कर दिया। इसके बाद वह सौराष्ट्र और पूर्वी प्रदेश मगध को रौंदता हुआ गौड़ नगद तक पहुंच गया। मतलब मगध भी इसके सामने नहीं टिक पाया। इसके सिक्के कौशाम्बी, काशी तक हमें मिलते हैं। मंजूश्री मूलकल्प में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। ये कोई किताब या ग्रंथ रहा होगा
तो इसमें भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। अब ये आइडिया लगाओ कि मगध इतनी बड़ी सल्तनत थी एक टाइम के दौरान, और वो सल्तनत की अब इज्जत नहीं रह गई थी। अब हर कोई जो है उससे ताकतवर हुआ फिर रहा था, जिसका मन कर रहा है चलो मगध पे पेल के आता है मगध वालों को। अब जो है मिहिर कुल 510 ईस्वी में क्या हुआ, तोरमान की मृत्यु, तोरमान राजा था कोई, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा आया मिहिर कुल, वो राजा बन गया। वह बहुत ही क्रूर था, उसको कोई दया नहीं थी किसी के ऊपर। उसने जो है बौद्ध विहारों, चैत्य मठों को सबको बर्बाद कर दिया, तोड़ भान मचा दी पूरी। पाटलिपुत्र पर मिहिर कुल ने अधिकार करके गुप्त राजा बालादित्य का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसने एक टापू पर जाकर शरण ली। मिहिर कुल जब द्वीप पहुंचा तो बालादित्य के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। बालादित्य ने अपनी माँ के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। माँ बोली बेटा जान दे यार, तुम वो पापी है, तुम तो पापी नहीं हो, चलो। ऐसा करके उसने जान दिया माँ के कहने पर, परंतु उससे राज्य छीन लिया कि राज्य नहीं देंगे, ऐसे मत सोच, तेरे को जिंदा छोड़े वो वही बहुत है। कश्मीर के राजा ने उसे शरण दी, परंतु वह उस शासक को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। ये देखो भाई, धोखाधड़ी ऐसी होती थी पहले के टाइम में। सावधान रहे, सतर्क रहे आप भी, क्या पता आपके साथ कभी भविष्य में देखने को मिल जाए। क्या हुआ, कश्मीर का राजा बोला मैं तो भला इंसान हूँ, चल तेरी मदद कर देता हूँ। उसने क्या करा, उस राजा को ही मार दिया और खुद राजा बन गया वहां का। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख में पता लगता है कि भारतीय राजाओं ने यशोधर्मन के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा बनाकर मिहिर कुल को पूरी तरह परास्त कर दिया था। मिहिर कुल की पराजय से हूणों की शक्ति क्षीण हो गई, यानी कि अब हूण के बस का कुछ रहा नहीं। केवल छोटे छोटे सामंतों के रूप में वे उत्तर पश्चिमी भारत में राज्य करते रहे और भारतीय समाज में ही विलीन हो गए, यानी कि किसी ने हिंदू धर्म अपना लिया, कोई बुद्ध बन गया, ऐसे चलता चला गया। और इस प्रकार जो है प्राचीन काल में भारत पर विदेशी जातियां, इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण, हूण, सब ने आक्रमण करने की ट्राई करी, आक्रमण किए भी, लेकिन ये जातियां भारत में आकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन सबसे प्रभावित हुई, और कहीं ना कहीं यहाँ आकर उनके मन को शांति मिली होगी, और भारतीय संपर्क में आने से शीघ्र ये भारतीय जनमानस में घुल मिलकर गायब हो गई। यानी कि ये जो कहते थे, जिनको हूण कहते थे, जैसे आजकल हम हिंदू है ना, वैसे हूण थे, कुषाण थे। अब आज सुनने को मिलता कोई कुषाण है, हूण नहीं है, क्योंकि वो भारत में आए और भारतीय ही बन गए। वो भारतीय धर्म, सभ्यताएं सब भारत की हो गई उनकी, और वो गायब हो चुके थे। अब उनकी कोई कदर यहाँ पे नहीं बची थी। तो ये था आपका इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। ज्यादा बोरिंग नहीं था, मैं जैसे आपको बता रहा ना, बोरिंग है, बाकी चैप्टरों से थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, वो मजा नहीं आएगा, बट हाँ ठीक चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।